नमस्कार। एसेंट ऑफ शेप हमने पिछली बार देखा था, उसकी डिफरेंट थेरीज़ के बारे में कि किस तरह से कौन कौन से एलिमेंट्स भाग लेते हैं और वाटर का ट्रांसलोकेशन, अपवर्ड वाटर की मूवमेंट किस तरह से होती है। तो इस एसेंट ऑफ शेप के अंदर हम यहाँ तक आ चुके थे। ये ट्रैकेरिया एलिमेंट्स, रेट ऑफ मूवमेंट, और ये यहाँ पर आपको डिफरेंट थेरीज़ को बताया था, किसने कौन कौन सी थेरीज़ प्रपोज की है। अब इन थेरीज़ के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि गोडलेस्की की रिले पंप थ्योरी क्या है। गोडलेस्की के द्वारा ये 1884 में इन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी और इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि जो जाइलम, पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेस की जो लिविंग कोशिका हैं, उनके अंदर जाइलम एलिमेंट्स की जो ये लिविंग कोशिका है, लिविंग सेल्स है, इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर में पीरियोडिक चेंजेस, रिदमिक चेंजेस होते हैं, पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस के कारण यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि होती है, जिससे कि क्या होगा, ये ट्रैकीड्स और वैसल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और जिसके फलस्वरूप दूसरी कोशिकाओं में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और ये वाटर को अपने ऊपर स्थित ट्रैकेरिया एलिमेंट्स में पंप कर देती है। इस प्रकार जाइलम से संबंधित लिविंग कोशिकाओं से जो रिदमिक चेंजेस होते हैं उनके द्वारा वाटर स्टेयरकेस के टाइप के रूप में रिदमिक चेंजेस होंगे, तो स्टेयरकेस टाइप में मूवमेंट होगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रैकेरिया एलिमेंट्स हैं और इन ट्रैकेरिया एलिमेंट्स, ये वैसल्स, इनसे ये जो लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल है, इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से ये ट्रैकेरिया एलिमेंट्स, ये जो वैसल्स हैं, इनसे वाटर इस तरह से यहाँ पर जाएगा, यहाँ से ये स्टेयरकेस इस तरह से यूँ मूव करेगा, फिर अगली सेल में इस तरह से मूवमेंट होगी। इसके बाद ये गोडलेस्की की पंप थ्योरी, इसमें काफ़ी सारे, इसमें कुछ लोगों ने आपत्ति की है कि लिविंग सेल्स में, सेल्स की अनुपस्थिति में भी, ये जो लिविंग सेल्स हैं इनकी अनुपस्थिति में भी वाटर जो है वो ट्रैकेरिया एलिमेंट्स में ऊपर की ओर बढ़ता है। लिविंग सेल्स को प्रभावित करने वाले कारक जो इनहिबिटरी सब्सटेंस हैं वो ये एसेंट ऑफ शेप को प्रभावित नहीं करते हैं, साइंटिस्ट ने ऐसे देखा। इसलिए इस स्ट्रॉसबर्गर और इन साइंटिस्ट ने ये इस तरह से ये देखा, तो उन्होंने इस थ्योरी को आपत्ति की। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है पुल्सेटन थ्योरी, पुल्सेशन थ्योरी, जो कि सर जेसी बोस ने प्रपोज की थी, और जेसी बोस के अनुसार कि पौधों के अंदर जो ये प्रोसेस हो रही है एसेंट ऑफ शेप की, वो कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत जो एंडोडर्मिस के संपर्क में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बताया हुआ है कि ये कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी सतह है जहाँ से उन्होंने नीडल को अंदर की ओर इंटर किया है। तो ये कॉर्टेक्स की जो सबसे भीतरी परत है एंडोडर्मिस के समीप है, जो वहाँ पर एक रिदमिक पुल्सेशन होता है और उस पुल्सेशन के कारण, जो कि हार्ट बीट से तो उसकी तुलना की गई है, उस पुल्सेशन के कारण, पंपिंग के कारण वाटर इसमें पंप होता है। इस पुल्सेशन को ही उन्होंने वाटर की अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल किया है और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कि एक निडल को, एक बारी फाइन निडल ली और उस फाइन निडल को गैल्वेनोमीटर से, ये इस तरह से फाइन निडल ली, उसको गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। इस निडल को अंदर की ओर इतना इंटर किया कि कॉर्टेक्स की इनर लेयर तक पहुंचते और उसको नोट किया। तो जब ये निडल कॉर्टेक्स की इनर लेयर तक, एंडोडर्मिस की लेयर के पहले वाली जो लेयर है वहाँ तक यदि पहुँचती है, वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर में ऑसिलेशन देखा गया। तो उससे यहाँ पर कि उसमें जो पंपिंग हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, या कह लो कि जो रिदमिक पुल्सेशन हो रहा है, जिसके कारण से वाटर कॉर्टिकल सेल से जाइलम की वैसल्स में इंटर कर जाता है। ऐसा सर जेसी बोस का कि जो ट्रैकेरिया एलिमेंट्स है ये वाटर रिजर्वायर की तरह यहाँ पर काम, कॉर्टेक्स की भीतरी सतह पर ये स्पंदन होता है, जिसके कारण से ये जो ट्रैकेरिया एलिमेंट्स है ये नॉन लिविंग सेल है, डेड सेल्स है और ये वाटर रिजर्वायर की तरह कार्य करती है। लेकिन
इस प्रोसेस के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने अपोज किया। उन्होंने कहा कि ये जो पल्सेशन है ये कई साइंटिस्ट ने मार्क नहीं किया। और उसके बाद जो एसिम्पटोटिक शेप की जो सामान्य दर है वो वाटर की ट्रांसलोकेशन के लिए 200 से 400 सेल तक प्रति सेकंड होती है, जबकि जैसी वो उसने जो पल्सेशन की रेट बताई वास्पो जो ट्रांसपिरेशन की दशा में 8000 से 30,000 गुना कम है। तो स्ट्रासबर्गर और अन्य साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को अमान्य किया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको पिक्रिक एसिड वाले एक्सपेरिमेंट से उन्होंने उसको बताया कि ये लिविंग सेल की डेथ के बाद भी ट्रैकियरी एलिमेंट्स में वाटर कॉलम की निरंतरता ट्रैकियरी एलिमेंट्स में वाटर मतलब कुछ समय तक निरंतरता बनी रहती है यदि लिविंग सेल को डेड कर दिया जाए तो भी। तो ये थ्योरी को भी अमान्य कर दिया गया। इसके बाद आते हैं हम रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी में क्या बताया हुआ है कि जब पैरेंकाइमेटस कोशिकाओं की जो सेल वॉल है वो इलास्टिक नेचर की होती है और जिसके कारण से इन सेल के अंदर वाटर या सॉल्यूशन कहो हम कि वो सेल वॉल में टेंशन उत्पन्न होता है, जिसके कारण से और जब वो पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है, सेल में जो सॉल्यूशन है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से जिसके कारण से उसकी कुछ मात्रा वैसल्स में प्रवेश कर जाती हैं और इसके कारण से ट्रैकियरी एलिमेंट्स में प्रेशर उत्पन्न होता है और इसको उन्होंने रूट प्रेशर कहा है। और रूट प्रेशर को उन्होंने एक मैनोमीटर से जोड़ के और कहा कि इसको सरलता से नापा जा सकता है, लेकिन किसी भी पौधे का 2 एटमॉस्फेरिक से अधिक मान नहीं पाया गया और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पौधा लगभग 20 मीटर की ऊंचाई तक ही चढ़ने के लिए पर्याप्त है। तो ये रूट प्रेशर थ्योरी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से जब ट्रैकियरी एलिमेंट्स पर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो रूट तक वो प्रेशर चला जाता है। तो इस तरह से ये रूट प्रेशर थ्योरी को प्रपोज किया। लेकिन टेम्परेट रीजन के अंदर जो बड़ी बड़ी ट्रीज़ हैं वहाँ पर गर्मियों में काफ़ी अधिक मात्रा में एसिम्पटोटिक शेप होता है और जबकि वहाँ पर रूट प्रेशर नगण्य होता है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स को देखा गया, तब इस थ्योरी नेक्स्ट थ्योरी दी गई फिज़िकल थ्योरीज़ में कैपिलरिटी मतलब कि जो वैसल्स हैं वो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं और एक्सिस से आधार तक एक पाइपलाइन के समान असंख्य चैनल बनाती हैं। इसकी तुलना कैपिलरी ट्यूब से की जाती है और बोहम के अनुसार, बोहम नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि वाटर जो है इन नैरो ट्यूब्स में फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर की तरफ राइज करता है और ये कैपिलरी एक्शन नैरो जाइलम ट्यूब्स में के कारण होती है। और इसमें भी कई सारे अपोज किया गया कि कैपिलरिटी जो है वो खुली होनी चाहिए, जबकि जाइलम एलिमेंट्स की जो है ये खुली नहीं होती हैं। ट्रैकियरी एलिमेंट्स की सतह खुली सतह का यहाँ पर अभाव होता है। फिर जो कैपिलरी है उसका सीधा जल से संपर्क होना चाहिए, जबकि ट्रैकियरी एलिमेंट्स की सीधी संपर्क में नहीं होती है। फोर्स ऑफ कैपिलरिटी का मान काफ़ी कम होता है। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे और जिम्नोस्पर्म जिनमें ये ट्रैकियरी एलिमेंट्स ट्रैकिड्स अनुपस्थित होती हैं, केवल वैसल्स ही पाई जाती हैं, तो भी उनमें कंटिन्यूस जिसके कारण से कंटिन्यूस चैनल नहीं बन पाता है, तब भी उसमें भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट थ्योरी इम्बिबिशन थ्योरी के अंदर साक्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो
ट्रैकीड्स हैं इनमें ल्यूमेन में वायु भरी हुई, एयर भरी हुई होती है, और एसिम्प्टोट से उनकी मोटी दीवारों के द्वारा वाटर के इनहिबिशन से होता है। जो जाइलम की जो ट्रैकीड्स हैं इनमें इनहिबिशनल फोर्स जो है वो जाइलम सेल्स के थ्रू डेवलप होता है। वो काफ़ी मोटी दीवार वाली होती है, जिसके कारण से इनहिबिशन के कारण वाटर वहाँ पर फोर्स डेवलप हुआ और वाटर एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। और ये इनहिबिशनल फोर्स जो है वो 1000 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। पर ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन की थ्योरी है, ये इसको भी प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि यदि जल जो वाटर जो है वो इन की वॉल से ना होकर जो ल्यूमन है उससे ऊपर की तरफ चढ़ता है। इसलिए मैक्स थ्योरी जो है ये वाटर एब्जॉर्प्शन की ये जो पूरा मेसोफिल टिश्यू जो है वो किस तरह से काम करता है, वो टेंशन थ्योरी में, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी में, एक लीफ का स्ट्रक्चर आप लोग सभी जानते हैं, जैसे लोअर एपिडर्मिस, हायर एपिडर्मिस, देन पैलिसेड टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू। वो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर बाहर। ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, और यहाँ पर ये कैपिलरी के द्वारा ये जो है वस्कुलर बंडल हम कहते हैं, जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ये जाइलम ट्रैकेलिया एलिमेंट्स ये मेसोफिल टिश्यू से वाटर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ने से मेसोफिल टिश्यू से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एक सेल से दूसरे सेल तक, और ये टेंशन यहाँ तक पहुँचता है जब स्टोमेटा के द्वारा वाटर इवोपरेट हो गया तो ये सेल से एक सेल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से ये यहाँ तक पहुँचता है, जो कि सीधा एक कंटिन्यूस कॉलम बनाता है नीचे तक, रूट तक, और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। इसको हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पर कि कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है वो क्या है। तो डिक्सन जॉली के द्वारा कोहेजन टेंशन थ्योरी को प्रपोज किया गया है, और ये डिक्सन जॉली के द्वारा जो थ्योरी है ये इस थ्योरी को सक्शन फोर्स थ्योरी भी कहा जाता है। अब ये थ्योरी को हम समझने के लिए जो कोहेसिव फोर्स है वो वाटर कोहेसिव, यहाँ पर हम इसको 3-4 स्टेप्स में देखेंगे। कोहेसिव फोर्स, टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, या तो फिर कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, ट्रांसपीरेशन पुल, और उसके बाद जो ये इस थ्योरी को इतने पॉइंट्स में हम समझेंगे, और उसके बाद फिर जो इसकी मेन प्रोसेस डिक्सन जॉली के द्वारा दी गई है और फिर उसके एविडेंसेस, तो ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।